सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 ऑफ आवर चैप्टर, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स, यानी कि फूल वाले पेड़ों की एनाटॉमी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीफ का स्ट्रक्चर। दो टाइप के प्लांट हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। जो फ्लोरिंग प्लांट है उनमें डाइकोट भी एक कैटेगरी आती है, मोनोकोट भी एक कैटेगरी आती है। दोनों प्लांट के अंदर जो लीफ का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही कम, बहुत ही टिपिकल डिफरेंस होते हैं भाई। उन डिफरेंस को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और दोनों लीफ के स्ट्रक्चर भी आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको डाइकोट प्लांट की लीफ के बारे में। तो चलिए एक ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं, इसके ऊपर समझते हैं हम डाइकोट लीफ के बारे में। यहाँ पैडिंग लिख लेते हैं भाई हम, डाइकोट लीफ। क्या लिखा है मैंने? डाइकोट लीफ लिखा है सिंपली। बहुत ही अच्छे से समझो, एक एक वर्ड को समझो भाई। सबसे पहले पत्ती जब आप देखते हो तो डाइकोट की लीफ की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी थी मोर्फोलॉजी में, कुछ ऐसी होती है भाई डाइकोट। यहाँ पर जो वेनेजन मिलता है वो कैसा मिलता है भाई? कुछ इस टाइप का रेंटिकुलेट वेनेजन मिलता है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो इस लीफ को, जो इसका पतला पोर्शन है, अगर मेरे हाथ को एक लीफ की तरह कंसीडर करो, अगर इस पोर्शन को देखोगे, पतले वाले पोर्शन को, तो आपको कौन कौन सी स्ट्रक्चर दिखेगी इस पतले वाले भाग में, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसी स्ट्रक्चर का, ऐसी लीफ का स्ट्रक्चर हमने पहले ही मोर्फोलॉजी में पढ़ लिया है भाई। इसको लीफ बेस बोलेंगे, इसको लेमिना बोलेंगे, ये पेटियोल होगा। क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर। अब देखने वाले हैं एनाटॉमी में पत्ती का जो पतला वाला पोर्शन है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, उसका एक जूम मैग्नीफाइड डायग्राम आपके सामने मैं बना रहा हूं। तो बहुत ध्यान से देखो, सबसे ऊपर ये जो है, ये ऊपर की एपिडर्मिस है। इसको मैं लिख रहा हूं आपके सामने अपर एपिडर्मिस। क्या लिख रहा हूं बच्चे? अपर एपिडर्मिस। एक सेकेंड, इसको इरेज करते हैं और अपर एपिडर्मिस वर्ड को कंटिन्यू करते हैं भाई। इसे लिखेंगे हम अपर एपिडर्मिस। क्या लिखेंगे बच्चे? अपर एपिडर्मिस। जैसे पत्ती की ऊपर एक एपिडर्मिस है, पत्ती के नीचे भी क्या होगी बच्चे? लोअर एपिडर्मिस होगी। ये क्या है? लोअर एपिडर्मिस है। बोलो, बात समझ में आती है क्या? अपर एपिडर्मिस पत्ती के ऊपर जो है, लोअर एपिडर्मिस पत्ती के नीचे जो है। बहुत ध्यान से देखो, जो डाइकोट की लीफ होती है उसकी ऊपर वाली सरफेस और उसकी नीचे वाली सरफेस सेम नहीं होती है। अगर आपने गौर किया हो, कोई भी डाइकोट प्लांट, उसकी ऊपर वाली सरफेस थोड़ी डार्क होती है और नीचे वाली सरफेस थोड़ी व्हाइटिश होती है। यानी कि कलर की विजुअलिटी जो है नीचे ज्यादा होती है, ऊपर डार्किश कलर ज्यादा होता है भाई, क्योंकि ऊपर की सरफेस सन के ज्यादा कांटेक्ट में रहती है भाई। अगर लीफ ऐसी लगी है तो ऊपर वाली सरफेस पे ज्यादा सनरेज गिरती है, नीचे वाली पे कम सनरेज गिरती है। इसलिए ऊपर वाली और नीचे वाली सरफेस में कुछ डिफरेंस हो जाते हैं टिपिकली। तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस आपने समझा। इसको आप डोर्सल एपिडर्मिस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चे? डोर्सल एपिडर्मिस। इसको आप वेंट्रल एपिडर्मिस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चे? डोर्सल ऊपर वाली को, नीचे वाली को वेंट्रल कह सकते हैं। एनसीईआरटी में वर्ड लिखे हैं, इसे आप कहोगे अडेक्सियल एपिडर्मिस। क्या बोलोगे बच्चे? अडेक्सियल। और इसे बोलोगे एबेक्सियल एपिडर्मिस। बोलो, बात समझ में आती है क्या? अगर मैं हमारी ह्यूमंस की बॉडी में बात करूं, ये जो आगे की सरफेस है इसे बोला जाता है वेंट्रल सरफेस। जो पीछे की सरफेस है, पीठ, इसे बोलते हैं डोर्सल सरफेस। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सरफेस होती है उसको डोर्सल सरफेस आप कंसीडर कर सकते हो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर ये जो सरफेस है इसके ऊपर ज्यादा सनरेज गिरती है, इसलिए ये कैसी है? डोर्सल है। और ये कैसी है? वेंट्रल सरफेस है। ह्यूमन बॉडी के अंदर एब्स कहां पर बनते हैं भाई? वेंट्रल सरफेस पे। इसलिए जो वेंट्रल एपिडर्मिस है उसी को एबेक्सियल, एब से याद रखोगे, एबेक्सियल बोलते हैं। और एक एबेक्सियल है तो दूसरी क्या हो जाएगी बच्चे? एडेक्सियल हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आती है क्या? आप कहोगे सर इतना तो क्रिस्टल क्लियर हो गया, लीफ की जो दोनों एपिडर्मिस है उनके नाम हमें समझ में आ गए। अब मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करता हूं आपके सामने, ध्यान से देखो। अगर ये सन के ज्यादा कांटेक्ट में है, सन के एक्सपोजर में ज्यादा रहती है, तो इसके ऊपर थिक क्यूटिकल मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? यहां पे मोटी सी क्यूटिकल मिलेगी। क्या मिलेगी? थिक क्यूटिकल मिलेगी। क्यूटिकल कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर मिलती है, पिछले लेक्चर में बात की थी, जो कि वाटर लॉस से बचाती है भाई। अगर ये सन के ज्यादा कांटेक्ट में है तो इसको वाटर से ज्यादा खतरा है भाई, वाटर ज्यादा यहां से इवोपरेट होगा, इसलिए यहां पर मोटी क्यूटिकल मिल रही है। ये सन के उतने कांटेक्ट में नहीं है तो यहां पर कंपैरेटिवली थिन क्यूटिकल मिलती है। बोलो, बात समझ में आती है क्या? यहाँ पे थिक क्यूटिकल मिलेगी, यहाँ पे थिन क्यूटिकल मिलेगी बच्चे। अगर थिन और थिक क्यूटिकल की स्ट्रक्चर बनाए तो हम बनाएंगे भी, अभी पहले लिखते हैं थोड़ा। यहाँ पर मोटी क्यूटिकल है, अगर ये सन के एक्सपोजर में ज्यादा है तो यहाँ पर स्टोमेटा का नंबर कम होता है ताकि वाटर लॉस कम हो भाई, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं लेस स्टोमेटा।
यहाँ पर क्या होते हैं बच्चे, लेस स्टोमेटा होते हैं, लेकिन यहाँ पर मोर स्टोमेटा होंगे भाई। नीचे की तरफ सनरेज इतनी है नहीं, तो यहाँ पे वाटर का लॉस इतना होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नीचे की सरफेस पे मोर स्टोमेटा और ऊपर की सरफेस पे क्या होगा बच्चे, लेस स्टोमेटा होगा। बोलो बात समझ में आती है, क्रिस्टल क्लियर। अब मैं कुछ स्टोमेटा बना भी देता हूं आपके सामने। ये जो रेड कलर से हम बना रहे हैं ये स्टोमेटा है भाई। बोलो बात समझ में आती है क्या, रेड कलर से हम क्या बना रहे हैं, स्टोमेटा बना रहे हैं। नीचे की सरफेस पे मैंने 4 स्टोमेटा बनाए हैं, तो ऊपर की सरफेस पे कंपैरेटिवली कम स्टोमेटा बनाने पड़ेंगे। बोलो बात समझ में आती है, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस पे कम स्टोमेटा होते हैं। ये जो स्टोमेटा के मैंने 2 सेल्स बनाए हैं, ये एक्चुअली में गार्ड सेल है। ये क्या है बच्चों, ये गार्ड सेल है भाई, ये गार्ड सेल है। और डाइकोट के अंदर गार्ड सेल का शेप आपको बताया था बीन शेप्ड होती है, या फिर इसी को आप किडनी शेप भी कह सकते हो। बीन या फिर किडनी शेप की क्या मिलती है बच्चों, यहाँ पे गार्ड सेल्स मिलती है। तो यहाँ पर स्टोमेटा के अंदर आपको गार्ड सेल दिख रहे हैं, जिनका शेप मैंने आपके सामने लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूं क्यूटिकल। अब क्यूटिकल को ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पर थिक क्यूटिकल होगी भाई, तो इतनी लेयर यहां पे बना देते हैं भाई। देखो ध्यान से देखो, जब मैं क्यूटिकल बना रहा हूं, स्टोमेटा के ऊपर कोई क्यूटिकल नहीं बना रहा हूं, क्योंकि होती भी नहीं है भाई। अगर स्टोमेटा के ऊपर क्यूटिकल हो गई तो स्टोमेटा एक्सचेंज नहीं करेगा, बाहर की साइड होगी क्यूटिकल बेसिकली, और यहाँ पे पतली होगी बेसिकली कुछ ऐसे। तो कंपैरेटिवली नीचे की सरफेस पे थिन क्यूटिकल, पतली क्यूटिकल बना देते हैं, और ऊपर की सरफेस पे थोड़ी मोटी क्यूटिकल हम बना देते हैं। बोलो बात समझ में आती है क्या? आप कहोगे सर इतना तो समझ में आता है कि जो ज्यादा सन के एक्सपोजर में है उस लेयर का, उस एपिडर्मिस का अडेप्टेशन भी कुछ उसी प्रकार हुआ है, ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो और प्लांट के अंदर वाटर रिटेन रहे। बोलो बात समझ में आती है? अल्ले वीडियो स्टॉप तो नहीं हुआ? नहीं वीडियो ऑन है भाई, ठीक है। तो एक्चुअली मैं थोड़ा शॉक हो गया था कैमरे को देखकर, है ना, क्योंकि वीडियो की टाइमिंग जो है वो पॉज लगी थी मुझे। कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं अपन लेक्चर को। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस का कंसेप्ट पूरा क्लियर है आपके सामने। मैंने आपको पढ़ाया था किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर में उसकी एनाटॉमी के अंदर 3 टिश्यू होंगे भाई। सबसे बाहर एपिडर्मल, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू, उसके बाद वस्कुलर टिश्यू। तो हमने एपिडर्मल टिश्यू को डिस्कस कर लिया है डाइकोट की लीफ के अंदर। अब मैं सीधा चलता हूं वस्कुलर टिश्यू पे। ग्राउंड टिश्यू लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा स्टेम और रूट से अलग है। बोलो बात समझ में आती है? स्टेम और रूट से अलग होने के कारण ग्राउंड टिश्यू को बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पर मैंने बनाया है वस्कुलर टिश्यू। पत्तियों के अंदर ये जो वेन दिखती है ना, मिड रिब दिखती है, रिब दिखती है ना, वेन्स दिखती है, वेंटिलेट्स दिखते हैं, इनके अंदर होता है बेसिकली जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू। तो ऊपर मैंने लिख दिया जाइलम और नीचे मैंने लिख दिया फ्लोएम। बोलो बात समझ में आती है? ये क्या बनाया है बच्चों हमने? ये है इसका वस्कुलर बंडल। क्या है ये? वस्कुलर बंडल है। ये अगर वस्कुलर बंडल है तो ये कैसा होगा? क्या लीफ एक स्टेम का पार्ट है? बिल्कुल। तो यहाँ पे कंजॉइंट टाइप का क्या मिलेगा? वस्कुलर बंडल मिलेगा भाई। जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए होंगे, देखो जुड़े हुए भी आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर क्लोज टाइप का कंजॉइंट वस्कुलर बंडल है। क्लोज का मतलब यहाँ पर कोई कैम्बियम नहीं है, नो कैम्बियम। कैम्बियम अगर नहीं है तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। सेकेंडरी ग्रोथ होनी क्यों है? क्योंकि पतली मोटी तो होती नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब मोटाई का बढ़ना, पत्ती मोटी होती नहीं है। तो ये हमने लिखा वस्कुलर बंडल के बारे में। इस वस्कुलर बंडल के बाहर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं भाई, इन्हें बोलते हैं बंडल शीथ सेल। क्या बोलते हैं बच्चे? बंडल शीथ। तो इधर लिख रहा हूं मैं आपके सामने, इन सेल को बोलेंगे हम बंडल शीथ। क्या बोल रहे हैं? बंडल शीथ सेल्स बोल रहे हैं। अगर डाइकोट की लीफ है तो ये बंडल शीथ बनता है कोलन काइमा का। किसका बनता है बच्चे? ये कोलन काइमा का बनता है अगर डाइकोट है तो। जब मोनोकोट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा बंडल शीथ वहां पे स्क्लेरन काइमा का बनेगा। बोलो बात समझ में आती है? बंडल शीथ किसका बना है? यहाँ पे कोलन काइमा का बना है। उसके अलावा बंडल शीथ से बाहर कुछ ऐसे एक्सटेंशंस निकलते हैं सेल्स के। ये क्या है भाई? बंडल शीथ के एक्सटेंशंस है। तो इनको यहां पे लेबल कर देता हूं मैं, ये बंडल शीथ है बच्चे। क्या है? बंडल शीथ का एक्सटेंशन है, बंडल शीथ एक्सटेंशंस। बोलो बात समझ में आती है? इस वर्ड को थोड़ा ठीक लिखते हैं आपके सामने, ये एस लिखा है भाई हमने, ठीक है। बंडल शीथ के एक्सटेंशंस है ये जो लाइनिंग आपके सामने बनाई है। बोलो इतना समझ में आता है? क्रिस्टल क्लियर है? तो ये हमने बात कर ली वस्कुलर टिश्यू के भी बारे में भाई। हमने एपिडर्मल टिश्यू समझा, हमने वस्कुलर टिश्यू समझा। अब मैं आपको समझा रहा हूं ग्राउंड टिश्यू के बारे में। बहुत ध्यान से देखो, ग्राउंड टिश्यू के अंदर यहां पर कुछ इस टाइप के सेल्स मिलते हैं भाई, पिलर जैसे सेल्स। ये कैसे सेल्स है बच्चे?
पिलर जैसे सेल्स है, कुछ ऐसे, ये क्या है, पिलर जैसे सेल्स आपको दिख रहे हैं। इन पिलर जैसे सेल्स को बनाते समय एक बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, स्टोमेटा के आगे ये सेल्स नहीं होंगे भाई, क्योंकि स्टोमेटा के आगे होगी एयर की कैविटी, जहां से हवा आएगी जाएगी, एयर का एक्सचेंज होगा, हवा का एक्सचेंज होगा। बोलो बात समझ में आती है क्या? ये जो हमने सेल बना दिया है ना, इसको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे एयर कैविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। बात समझ में आती है, क्योंकि स्टोमेटा एयर का एक्सचेंज करने वाला है। क्लियर है क्या? इन सेल्स को बोलेंगे पेलिसेड सेल। क्या बोलेंगे बच्चे? इन्हें बोलेंगे पेलिसेड सेल। इस पेलिसेड सेल के नीचे होंगे कुछ स्पंजी सेल, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने ग्रीन कलर से। ये जो सेल है इन्हें बोलेंगे स्पंजी सेल, पेलिसेड के बीच में बने हुए हैं बच्चे, इनको क्या बोलेंगे? स्पंजी सेल बोलेंगे। ये लिख दिया मैंने, स्पंजी सेल। ये जो पेलिसेड सेल है और स्पंजी सेल है, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है बच्चे मीजोफिल। क्या बोला जाता है? मीजोफिल बोला जाता है। आप सोचोगे सर आप तो ग्राउंड टिश्यू पढ़ा रहे थे, ये अलग अलग नाम कहां से आ रहे हैं, ये तो कभी सुने नहीं हमने। देखो बेटा, जो लीफ होती है उसके ग्राउंड टिश्यू को ही क्या बोलते हैं? मीजोफिल बोलते हैं। ये एक्चुअली में ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ ही है। लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू है उसी को क्या बोलते हैं? मीजोफिल बोलते हैं। इसमें दो टाइप के सेल है भाई, पेलिसेड और स्पंजी। स्पंजी के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है भाई, स्पेलिंग को ठीक लिखेंगे थोड़ा, है ना। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, बट यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। पेलिसेड के अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, बट स्पंजी के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। बोलो इतना समझ में आता है क्या? तो ये हो गया ग्राउंड टिश्यू के बारे में। कुछ लेबलिंग और कर लेते हैं आपके सामने, जैसे एयर कैविटी। ये जो स्टोमेटा के आगे नाम है बच्चे, इसी को क्या बोलेंगे हम? जो कैविटी है, एम्प्टी स्पेस है, इसी को हम एयर कैविटी बोलेंगे। तो स्टोमेटा कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है? किसे एडेक्सियल बोलेंगे, एबैक्सियल बोलेंगे, पेलिसेड क्या है, स्पंजी क्या है, मीजोफिल क्या है, सारे टर्म आपके सामने क्लियर होने चाहिए। लीफ के अंदर आपको पता है क्लोरोफिल मिलता है बच्चे, तो क्लोरोफिल जो है वो पेलिसेड सेल के अंदर मिलता है। ये जो ग्रीन डॉट मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये है क्लोरोफिल। क्या है ये बच्चे? क्लोरोफिल है। ये देखो पेलिसेड के अंदर बना दिए। पेलिसेड में जितने क्लोरोफिल मिलते हैं उससे भी ज्यादा स्पंजी के अंदर क्लोरोफिल मिलते हैं। तो ये जो स्पंजी सेल है इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट बना देते हैं। जिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा बच्चे? क्लोरोफिल होगा। तो इसको मार्क कर रहा हूं मैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है बच्चे? क्लोरोफिल है। ये क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेंगे और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये है डाइकोट की लीफ का एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। उसकी पूरी एनाटॉमी आपके सामने समझा दी। मैं फिर से आपको समराइज कर दूं, अगर इस लीफ को आप देख रहे हो तो इसका जो पतला पोर्शन है उसको अगर मैग्नीफाई करके देखोगे तब ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। बोलो बात समझ में आती है? डाइकोट की लीफ का एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। आप इसे पॉज करके नोट करेंगे भाई, क्योंकि ये स्लाइड में ऐड नहीं होगा, ये ब्लैक स्क्रीन है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके नोट किया है भाई। और अब हम आगे बढ़ेंगे, हटा दे सब कुछ। चलिए भाई, तो अब हम समझना स्टार्ट करते हैं डाइकोट की लीफ की लाइंस जो एनसीईआरटी में लिखी गई है भाई। यहां पर देखो डोर्सी वेंट्रल लीफ लिखा है भाई। डोर्सल सरफेस होती है और वेंट्रल सरफेस होती है, इसलिए इसको डोर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं। इसे डाइकोटिलीडन लीफ भी बोलते हैं, क्योंकि भाई डाइकोट प्लांट की लीफ है। समझ में आता है? इसका जो वेंट्रल सेक्शन है उसको डोर्सी वेंट्रल लीफ, किसका वेंट्रल सेक्शन? डोर्सी वेंट्रल लीफ का। उसके अंदर लेमिना है, वो 3 पार्ट को शो करता है भाई। जो वेंट्रल सेक्शन है वो कितने पार्ट को शो कर रहा है? 3 पार्ट को। ध्यान से देखो, देखो वर्टिकल सेक्शन का मतलब क्या होता है आपको समझा दूं। वर्टिकल सेक्शन का मतलब अभी जो समझाया था ना, पतला वाला पोर्शन, उसी को यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन लिखा है। उसमें 3 पार्ट आपको दिखेंगे भाई। एपिडर्मिस सब बता दिया आपको एपिडर्मिस के बारे में, मीजोफिल सब बता दिया, पेलिसेड स्पंजी, वस्कुलर सिस्टम इसके बारे में भी सब बता दिया है। लेकिन आगे एनसीईआरटी की लाइन हम समझेंगे। सबसे पहले एपिडर्मिस में क्या लिखा है देखो, ये कवर करता है अपर सरफेस को। अपर वाली को क्या बोल रहे हैं? एडेक्सियल एपिडर्मिस। उसी को क्या बोल रहे हैं? डोर्सल एपिडर्मिस। एंड लोअर सरफेस, लोअर का ही का नाम है एबैक्सियल है, इसी को वेंट्रल सरफेस हमने बोला है भाई। बोथ एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर ही होती है, पिछले लेक्चर में भी हमने बात कर ली है। बोलो बात समझ में आती है क्या? ये इलोंगेटेड सेल से बनती है जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता नहीं है। पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये, बिल्कुल पढ़ लिया है। ए क्लोरोफिल, इनके अंदर कभी भी क्लोरोफिल नहीं होता है। एपिडर्मल टिश्यू के किसी भी सेल में कभी क्लोरोफिल नहीं होगा एक्सेप्ट गार्ड सेल।
स्टोमेटा के जो गार्ड सेल है उनमें क्लोरोफिल मिलता है, ये भी पढ़ा दिया था पिछली क्लास में। हैज ए कॉन्सिपियस क्यूटिकल ऑन बोथ सरफेस, दोनों सरफेस के ऊपर क्यूटिकल तो होगी, लेकिन थिकर किस पे होगी भाई, अपर के ऊपर, और थिनर या फिर कम पतली किस पे होगी भाई, किस पे होगी पतली, नीचे वाली लोअर सरफेस पे। ये मोटी क्यों होती है अपर सरफेस पे, वो लिखा है ड्यू टू मोर वाटर लॉस, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उससे ज्यादा वाटर लॉस हो सकता है, इसलिए वहां पे मोटी क्यूटिकल बनाई गई है नेचर के द्वारा। एबैक्सियल एपिडर्मिस जो है नीचे वाली, वो बियर करती है मोर स्टोमेटा, नीचे मोर स्टोमेटा, ऊपर क्या लेस स्टोमेटा भाई। देन एडैक्सियल एपिडर्मिस में इवन लेक स्टोमेटा, ऊपर वाली सरफेस पे स्टोमेटा कम हो सकते हैं या फिर अनुपस्थित, अब्सेंट भी हो सकते हैं। बोलो बात समझ में आती है क्या? इसी को हाइपोस्टोमेटिक लीफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोस्टोमेटिक लीफ। आगे लिखा गया है देखो, स्टोमेटा जो है बीन शेप्ड की गार्ड सेल के साथ है। डाइकोट की लीफ में गार्ड सेल कैसी होगी भाई? बीन शेप की होगी। इसी को आप किडनी शेप भी कह सकते हो। स्ट्रक्चर में ऑलरेडी लिख दिया है, इतना समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा भाई, गार्ड सेल के अंदर लिखा गया है क्लोरोप्लास्ट प्लस, प्लस का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है। बोलो बात समझ में आती है? एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ जाते हैं भाई। मीजोफिल के बारे में लिखा गया है, ये टिश्यू है दोनों एपिडर्मिस के बीच वाला, बिल्कुल है भाई, जिसमें पेलिसेड और स्पंजिट सेल्स आते हैं। ये पजेस करते हैं क्लोरोप्लास्ट को, कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली लिख ही दिया था मैंने आपके सामने। किसका बना है? ये भी पेरेन्काइमा का बना है। देखो प्लांट के ज्यादातर टिश्यू पेरेन्काइमा के बनते हैं, जो नहीं बनते पेरेन्काइमा के वो आपके सामने लिख ही रहे हैं। जैसे बंडल शीट लिखा था, डाइकोट में कोलनकाइमा का बनेगा और मोनोकोट में स्क्लेरेनकाइमा का बनेगा। दो टाइप के सेल्स होते हैं मीजोफिल में, एक तो पेलिसेड होते हैं, एक क्या होते हैं बच्चे? स्पंजी होते हैं। बात समझ में आती है क्या? देखो पेलिसेड के बारे में क्या है, ये एडेक्सियल प्लेसेस में होंगे भाई, यानी कि स्पंजी बीच में होगा, ये एडेक्सियल की तरफ होंगे। बात समझ में आती है क्या? ये इलोंगेटेड सेल्स के बने हुए होंगे, इनके सेल्स लंबे लंबे होंगे, ये वर्टिकली अरेंज होंगे। ऑब्वियसली वर्टिकल पिलर बनाए थे, कुछ ऐसे खंबे बनाए थे आपके सामने, समझ में आता है क्या? ये पैरेलल होंगे एक दूसरे से, देखो एक सेल दूसरे के पैरेलल में लगा हुआ है। ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता नहीं है, देख लो इंटरसेलुलर स्पेस है भी नहीं। ये बहुत ही क्लोरोप्लास्ट को बियर करते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बात समझ में आती है? स्पंजी के बारे में लिखा है, ये ओवल या फिर राउंड लूजली अरेंज स्ट्रक्चर होते हैं। अगर याद हो तो स्पंजी के सेल ऐसे बनाए थे, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी आपको दिख रहा था। सिचुएटेड बिलो पेलिसेड सेल्स, पेलिसेड के नीचे ये रखे होते हैं भाई, ये लोअर एपिडर्मिस की तरफ होते हैं। किधर होते हैं? लोअर एपिडर्मिस की तरफ। स्ट्रक्चर के अंदर आप देखो, ऊपर बनाए थे पेलिसेड, बाद में क्या बनाए थे? स्पंजी बनाए थे। समझ में आता है क्या? न्यूमरस लार्ज स्पेसेस होते हैं, यहाँ पर एयर केविटीज मिलती है, उन्हीं को क्या बोलेंगे? एयर केविटीज बोलेंगे सेल्स के बीच में। यहाँ पर कम क्लोरोप्लास्ट होते हैं स्पंजी के अंदर। आई थिंक मैंने थोड़ी डायग्राम में आपको ये लाइन बोली थी कि स्पंजी के अंदर ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट नोट करना भी, फिर से सही करना उस चीज को कि पेलिसेड के अंदर ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा, क्योंकि पेलिसेड बाहर की तरफ है और लीफ का कलर आपको बाहर से ही दिखेगा, तो बाहर की तरफ से ज्यादा ग्रीन दिख रही है लीफ, अंदर उतनी ग्रीन नहीं है, क्योंकि बाहर की तरफ पेलिसेड के अंदर ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है। बोलो बात समझ में आती है? एक एक वर्ड क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली स्लिप ऑफ टंग के कारण ये सब मिस्टेक्स हो जाती है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे भैया। वस्कुलर सिस्टम को देखो आप, वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वेन्स और मिडरिप के अंदर देखे जा सकते हैं भाई। ये जो वस्कुलर बंडल है, इनका साइज डिपेंड करता है वेन के साइज पे। अगर वो मिडरिप है तो बड़ा वस्कुलर बंडल मिलेगा, ऑब्वियसली है ना। वेन्स वेरी इन थिकनेस इन रेंटिकुलेट वेनेजन इन डाइकोट लीफ, डाइकोट के अंदर रेंटिकुलेट वेनेजन है, उसके अंदर वेन्स जो है वो वेरी करती है भाई थिकनेस के अंदर, क्योंकि कुछ रिब्स आपने देखी है मोटी होती है भाई, इस लीफ के अंदर ये वाली मिड रिब थोड़ी मोटी होती है, थोड़ी थिकर होती है भाई, बाकी जो निकलती है वो थोड़ी पतली होती है। तो इनके अंदर पाया जाने वाला वस्कुलर बंडल भी ऑब्वियसली वेरी करेगा। ये स्पंजी पेरेन्काइमा के अंदर फैला हुआ होता है। ऑब्वियसली वस्कुलर टिश्यू का स्ट्रक्चर अभी बताया ही था आपको। ये कंजॉइंट होता है भाई, कोलेटरल हमें पढ़ना नहीं है, ये क्लोज होता है, इसके अंदर कैम्बियम कभी होती नहीं है। जाइलम जो है वो एडेक्सियल साइड में होगा, आपको पता ही है। अभी ऐसे बनाया था डायग्राम, ऊपर जाइलम, ऊपर कौन सी थी? एडेक्सियल सरफेस, नीचे कौन सी थी? एबैक्सियल सरफेस। एबैक्सियल की तरफ क्या है? फ्लोएम है, एडेक्सियल की तरफ क्या है? जाइलम है। फ्लोएम एबैक्सियल की तरफ लोकेटेड है। वस्कुलर बंडल जो है वो सराउंडेड होता है एक थिक वॉल की बंडल शीट से। बंडल शीट के जो सेल होते हैं उनकी सेल वॉल थोड़ी थिक होती है भाई। ये C4 प्लांट के अंदर मिलेगी ओनली, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है।
ऑब्वियसली जो बंडल शीट के सेल्स है ये C4 प्लांट में मिल रहे हैं और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। जब C4 प्लांट पढ़ाएंगे, जब आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे, रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बंडल शीट का आखिर फंक्शन क्या है इन सेल्स का। बोलो इतना समझ में आता है क्या? इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए भाई, बंडल शीट एक्सटेंशन के बारे में कुछ लिखा गया है। अगर डाइकोट है तो ये कोलन काइमा का बना होगा। बोलो बात समझ में आती है? ये जो बंडल शीट के सेल्स होते हैं टुवर्ड्स अपर एंड लोअर एपिडर्मिस होते हैं। भाई बंडल शीट की जो एक्सटेंशन है वो अपर एपिडर्मिस की तरफ और लोअर एपिडर्मिस की तरफ भी जाते हैं। सब स्ट्रोमेटल कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। स्ट्रोमेटा के आगे जो एयर कैविटी है उसको सब स्ट्रोमेटल कैविटी यहाँ पे बोला गया है। बोलो बात समझ में आती है? आप कहोगे सर इतना तो आता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, जिसमें डाइकोट की लीफ आपको दिखा रखी है, नीचे लिखा भी है टीएस है भाई ये किसी भी डाइकोट लीफ का। देखो इस लीफ को ध्यान से, सबसे ऊपर क्या दिया गया है? एडेक्सियल एपिडर्मिस दी है, सबसे नीचे दिया है एबेक्सियल एपिडर्मिस। इसी को आप डोर्सल भी कह सकते हो, इसी को आप वेंट्रल भी कह सकते हो, इसी को आप अपर एपिडर्मिस कह सकते हो, इसी को आप लोअर एपिडर्मिस कह सकते हो। यहाँ पर आपको पेलिसेड मेसोफिल टिश्यू दिख रहा है, इसके नीचे क्या दिख रहा है बच्चों? स्पंजी मेसोफिल टिश्यू दिख रहा है। दोनों को मिलाकर सिंपली मेसोफिल कहा जाता है। मेसोफिल ही किसी लीफ का ग्राउंड टिश्यू होता है। ये सब स्ट्रोमेटल कैविटी है। इसी को एयर कैविटी भी आप कह सकते हो। यहीं से स्ट्रोमेटा की एयर जो है वो एक्सचेंज होती है। ये स्ट्रोमेटा बना है। स्ट्रोमेटा के आगे आप देख सकते हो नो क्यूटिकल, यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती है भाई स्ट्रोमेटा के आगे। बोलो बात समझ में आती है? क्लियर है? ये वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम लिखे हैं। देखो ऊपर की तरफ जाइलम बनाए हैं, नीचे की तरफ फ्लोएम बनाए हैं भाई। बंडल शीट जो है, बंडल शीट इस वस्कुलर बंडल के बाहर बनने वाली एक लेयर है ये वाली। इस बंडल शीट के एक्सटेंशंस कुछ ऐसे आप बना सकते हो जो कि एनसीईआरटी में लेबल्ड नहीं है। बोलो बात समझ में आती है क्या? ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसका एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो इतना हमने समझा है एक डाइकोट की लीफ के बारे में। अब मैं आपको समझाऊंगा एक मोनोकोट की लीफ के बारे में बच्चे। तो फिर से हम ड्रॉ करेंगे भाई एक डायग्राम जिसमें हम समझने वाले हैं अबाउट मोनोकोट लीफ। इसके बारे में, मोनोकोट लीफ के बारे में हम समझने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। मोनोकोट की अगर लीफ है आपके पास तो इसको आइसो बाइलेटरल बोलते हैं। ध्यान से देखो, आइसो बाइलेटरल, आइसो वर्ड को यहाँ पे नोटिस करो। आइसो का मतलब होता है सेम। ये जो मोनोकोट की लीफ होती है इसकी दोनों एपिडर्मिस पे मैं आपके सामने बना रहा हूं। देखो ये क्या बनाई मैंने, ये है बच्चों अपर एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे इसको? अपर एपिडर्मिस। अपर को क्या बोलेंगे बच्चों? एडेक्सियल बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? डोर्सल बोलेंगे। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आपके सामने लोअर एपिडर्मिस। लोअर को क्या बोलेंगे? वेंट्रल बोलेंगे। इसी को क्या बोल सकते हैं? एबेक्सियल एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं। बात समझ में आती है क्या? यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पर स्ट्रोमेटा सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा। सेम किसके? सेम इस वाली एपिडर्मिस पे और इस वाली एपिडर्मिस पे जो स्ट्रोमेटा का नंबर है बच्चों वो सेम होगा। क्योंकि ये जो लीफ होती है वो डाइकोट प्लांट की तरह नहीं होती है। मोनोकोट के प्लांट को अगर आप कभी ऑब्जर्व करो तो उसकी लीफ के दोनों सरफेसेस पे इक्वल अमाउंट में सनलाइट गिरती है भाई। ठीक है, इक्वल अमाउंट में सनलाइट गिरेगी तो स्ट्रोमेटा भी इक्वल अमाउंट में होंगे और क्यूटिकल भी सेम अमाउंट में होंगी। सेम अमाउंट ऑफ क्यूटिकल। यहाँ पे क्यूटिकल का भी अमाउंट क्या होगा बच्चे? बिल्कुल सेम होगा भाई, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर स्ट्रोमेटा दोनों सरफेस पे बनाने हैं तो कुछ ऐसे, एक्चुअली में हम मोनोकोट बना रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे स्ट्रोमेटा नहीं बनेंगे भाई। यहाँ पर डंबल शेप के गार्ड सेल होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रोमेटा यहाँ पे बनेंगे। बोलो बात समझ में आती है क्या? कुछ ऐसे। तो ये मैंने 3 स्ट्रोमेटा बना दिए लोअर सरफेस पे, तो अपर सरफेस पे ही मुझे 3 ही स्ट्रोमेटा बनाने पड़ेंगे क्योंकि इक्वल नंबर के अंदर होते हैं। बात समझ में आती है क्या? इक्वल नंबर के अंदर ये होते हैं। ये मैंने बना दिया आपके सामने स्ट्रोमेटा। ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने बनाई है रेड कलर से, ये गार्ड सेल है एक्चुअली। ये क्या है? ये गार्ड सेल है। ये है गार्ड सेल जो यहाँ पर किस शेप की है? जो यहाँ पे डंबल शेप की है। कैसी है ये? डंबल शेप की है। बोलो बात समझ में आती है? आती है। इसके ऊपर क्यूटिकल भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ भी क्यूटिकल मिलेगी और नीचे भी क्यूटिकल मिलेगी, लेकिन स्ट्रोमेटा के ऊपर तो क्यूटिकल नहीं मिलेगी क्योंकि स्ट्रोमेटा से तो पानी को बाहर निकलना है, गैसों को एक्सचेंज होना है। इसलिए क्यूटिकल केवल स्ट्रोमेटा के अलावा पोर्शन में मिलेगी और सेम अमाउंट में मिलेगी। बोलो बात समझ में आती है क्या? इतनी आप कहोगे सर इतना तो क्लियर है। एपिडर्मिस अगर समझ में आ गई तो आगे ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर।
जैसे कि डाइकोट की लीफ में आपने देखा था कि पेलिसेड है, स्पंजी है, उतना यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता नहीं है टिश्यू के अंदर। यहाँ पर बेसिकली ग्राउंड टिश्यू है जिसको आप सीधा मेसोफिल कह सकते हो। पहले तो वस्कुलर बंडल बना लो, यहाँ भी ऊपर होगा जाइलम, नीचे क्या होगा बच्चे, फ्लोएम होगा। ये मोनोकोट की लीफ बना रहे हैं, यहाँ भी ऑब्वियसली ये क्या है, ये वस्कुलर बंडल ही है बच्चे। क्या है ये, वस्कुलर बंडल ही है। ये वस्कुलर बंडल भी कैसा होगा, कंजॉइंट होगा। कंजॉइंट के साथ साथ ये क्लोज भी होगा, क्लोज है, इसका मतलब यहाँ पर कोई कैम्बियम नहीं है भाई, नो कैम्बियम। नो कैम्बियम है तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी नहीं। इसके बाहर ऑब्वियसली बंडल शीथ के सेल्स मिलेंगे अगर ये C4 प्लांट के अंदर लाई करता है तो। बंडल शीथ सेल है तो उनके एक्सटेंशंस भी यहाँ पर मिलेंगे। ये बंडल शीथ जो है किसका बनता है वो यहाँ पे लिख दूं। बंडल शीथ सेल्स कौन से टाइप के सेल्स हैं, ये यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा टाइप के सेल होते हैं। कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा टाइप के सेल होते हैं। बोलो बात समझ में आती है। ये बंडल शीथ है और ये बंडल शीथ का एक्सटेंशन है। दिस इज बंडल शीथ एक्सटेंशंस। ये क्या है, बंडल शीथ का एक्सटेंशन है। बोलो बात समझ में आती है क्या, इतना तो समझ में आता है। अब जो इसका मेसोफिल होता है ना बच्चे, ये पेलिसेड के अंदर डिवाइडेड ही नहीं है। ये कुछ ऐसे सेल्स है यहाँ पे पेरेन्काइमा के। ये क्या बना रहा हूं मैं, ये सिंपल मेसोफिल है। ये क्या है, ये सिंपल मेसोफिल है, मेसोफिल टिश्यू। इस टिश्यू के अंदर क्या है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। बोलो बात समझ में आती है। तो ये है मोनोकोट लीफ की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपको पेलिसेड और स्पंजी नहीं पढ़ना है भाई, क्योंकि मेसोफिल सिंपली डिफरेंशिएटेड ही नहीं होता है। यहाँ पर सिंपल मेसोफिल के सेल्स है जो पेरेन्काइमा के सेल्स है। उम्मीद करते हैं मोनोकोट का स्ट्रक्चर आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। आप इसको पॉज करके ड्रॉ करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ सकते हैं अब। तो आइसो बाइलेटर, आइसो का मतलब सेम, यहाँ पर सेम है भाई क्या, स्टोमेटा का नंबर भी और क्यूटिकल का अमाउंट भी, दोनों एडेक्सियल और एबैक्सियल जो एपिडर्मिस है वो सेम है। कहने का मतलब ये है, इसी को मोनोकोट लीफ भी कह सकते हो। क्यूटिकल बोथ सरफेस पे इक्वल थिकनेस के साथ है। स्टोमेटा दोनों सरफेस पे इक्वल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। स्टोमेटा के जो सेल्स है, गार्ड सेल, वो डंबल शेप के हैं भाई, है ना, वो डंबल शेप के हैं। उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, ऑब्वियसली गार्ड सेल के अंदर तो हमेशा क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, चाहे डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो। मेसोफिल जो है अलग अलग टिश्यू में पेलिसेड और स्पंजी के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं है, नॉट डिफरेंशिएटेड है। ओवल और राउंड शेप के पेरेन्काइमा है जो इरेगुलरली पड़े हैं, अभी आपके सामने बनाया था, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी है, अभी आपको दिख रहा था, एयर कैविटीज भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, वस्कुलर बंडल वेन्स के अंदर प्रेजेंट है। जो ग्रासेस होती है, जैसे कि मोनोकोट की हम बात कर रहे हैं तो ग्रासेस ही आएगी इसके अंदर बेसिकली। तो जो बुल्लीफॉर्म सेल्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आप कहोगे सर ये बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं, कुछ एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करने का और रिलीज करने का फंक्शन करते हैं, जिससे कर्लिंग ऑफ द लीव्स भी हो जाती है। अगर लीफ के बुल्लीफॉर्म सेल में पानी भरा हुआ है तो लीफ बिल्कुल सीधी रहती है। अगर लीफ से पानी बाहर निकल गया, लीफ के जो बुल्लीफॉर्म सेल्स है उनसे पानी बाहर निकल गया तो लीफ कर्ल हो जाती है, मुरझा जाती है, जिसको बोलते हैं। बोलो बात समझ में आती है क्या। इन्हीं बुल्लीफॉर्म सेल को मोटर सेल या फिर हाइग्रोस्कोपिक सेल भी कहा जाता है। हाइग्रोस्कोपिक सेल बोले, मोटर सेल बोले या बुल्लीफॉर्म सेल बोले, सबका मतलब सेम होगा, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करके कर्लिंग और अनकर्लिंग ऑफ द लीव्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों होता है ये कर्लिंग और अनकर्लिंग, मिनिमाइज वाटर लॉस, वाटर लॉस को कम करने के लिए भी, ताकि कम से कम पानी की हानि हो। बोलो बात समझ में आती है। कुछ एडेक्सियल एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं वो वेन्स के साथ खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं, लार्ज हो जाते हैं, इम्पटी हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। ये किसकी बात कर रहा है, बुल्लीफॉर्म सेल्स की बात कर रहा है कि एपिडर्मल के जो कुछ सेल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं ताकि पानी को ज्यादा अमाउंट में स्टोर कर सके, वो खाली हो जाते हैं ताकि पानी को अंदर डाल सके, वो कलरलेस हो जाते हैं, पानी भरा होगा तो, क्योंकि वाटर इज कलरलेस एक्चुअली, तो ये भी कलरलेस आपको अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं। बोलो बात समझ में आती है। तो ये था बुल्लीफॉर्म सेल्स का कंसेप्ट। यहाँ पे एक डायग्राम भी है जो एक लीफ का मैग्नीफाइड डायग्राम है भाई। यहाँ पर आप देखो तो लीफ की सरफेस के सबसे ऊपर ये बड़े बड़े सेल्स आपको दिख रहे हैं जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। इन्हीं सेल्स को बोलते हैं बुल्लीफॉर्म सेल्स। क्या बोलते हैं बच्चे, बुल्लीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। ये जो सेल होते हैं कर्लिंग ऑफ द लीफ को कंट्रोल करते हैं, इतना हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आगे समझते हैं। देखो, जब बुल्लीफॉर्म सेल्स पत्तियों के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, यही लिखा गया है ना, जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसे बोलेंगे एंडोसोमोसिस। क्या बोल रहे हैं इसे भाई, एंडोसोमोसिस बोल रहे हैं।
जिससे क्या होगा, वो टर्जिड हो जाएगी सेल, अगर पानी अंदर आया है तो सेल टर्जिड हो गई, जिससे लीफ का सरफेस एरिया क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। जैसा कि मैंने बताया पानी भरा है तो लीफ बिल्कुल सीधी रहेगी, पानी बाहर निकलेगा सेल से तो लीफ कर्ल हो जाएगी। बेसिकली वही बोल रहा है कि सेल टर्जिड रहेगा और लीफ का सरफेस एरिया पूरा एक्सपोज रहेगा, लीफ ऐसी रहेगी सीधी बिल्कुल। जब जो ये सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, वाटर का स्ट्रेस हो जाता है, पानी कम हो जाता है, इन सेल से पानी बाहर निकल जाता है, ये लीफ को कर्ल करवा देता है। बेसिकली लीफ जो है इनवर्ड की तरफ रोल हो जाती है, घूम जाती है, ये मिनिमाइज करती है वाटर लॉस को। देखो अगर पानी बहुत ज्यादा है तब तो पानी को बचाने की आवश्यकता नहीं है, पत्ती ऐसी रहेगी, पानी बहुत ज्यादा है पत्ती में। अगर पानी की कमी हुई तो पानी पेड़ में चला गया, तो पानी अगर पेड़ में चला गया तो इसमें पेड़ पानी की कमी हो गई, इसमें पानी कम है तो लीफ कर्ल हो जाएगी कि अब पानी को बाहर मत निकलने दो, क्योंकि ऑलरेडी पानी कम है लीफ में, वाटर स्ट्रेस के कारण ये कर्लिंग हो रही है। आप रिलेट कर पा रहे होंगे बहुत ही बढ़िया से। आगे लिखा गया है भाई मोनोकोट की लीफ है तो यहाँ पे पैरेलल वेनेजन होगा, ऑब्वियसली बात है भाई। नियर सिमिलर साइज ऑफ वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर बंडल भी लगभग सेम साइज के होंगे। अगर आपने पैरेलल वेनेजन कंसीडर किया हो, कुछ ऐसे किसी भी लीफ के अंदर ऐसी वेन्स मिलती है, यहाँ पर सिमिलर साइज की क्या मिलती है, वेन मिलती है भाई। बीच वाली वेन मोटी है, साइड वाली छोटी है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। डाइकोट के अंदर ऐसा था, लेकिन यहाँ पे पैरेलल वेनेजन में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है और सब कुछ सिमिलर है भाई। कुछ एक्सेप्शंस ऑलवेज हो सकते हैं, जैसे कि मेन वेन जिसे मिड रिब बोलते हैं उसका एक्सेप्शन, जो बीच में होगी वो तो अभी भी यहाँ पे मोटी होगी भाई, इनकी तुलना में थोड़ी थिकर होगी। बोलो बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। देखो वस्कुलर बंडल ऑब्वियसली यहाँ पे कंजोइट होंगे, कोलेटरल बढ़ना नहीं है, क्लोज्ड होंगे, कैम्बियम एब्सेंट होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी नहीं, जाइलम ऊपर की तरफ है, फ्लोएम नीचे की तरफ है, ऑब्वियसली पढ़ा दिया आपको। वस्कुलर बंडल्स राउंडेड है एक थिक लेयर के द्वारा, जिसे बंडल शीथ बोलते हैं। बंडल शीथ यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा की बनी है, ये भी बता दिया। यहाँ पर स्टोमेटा के आसपास कैविटी भी प्रेजेंट होगी, जिससे कि एयर का एक्सचेंज हो सके, वाटर भी इवेपोरेट हो सके ट्रांसपिरेशन से। बोलो बात समझ में आती है? अब ये है एनसीईआरटी का डायग्राम, जिसमें मोनोकोट की लीफ को शो किया गया है। यहाँ पे लिखा है एडेक्सियल, नीचे लिखा होगा एबेक्सियल, यहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटी है, इसी को एयर कैविटी बोल सकते हैं, बार बार आपको बता रहे हैं। बोलो बात समझ में आती है? ये मीजोफिल का टिश्यू है जो बीच में बना है, जाइलम ऊपर की तरफ है, फ्लोएम नीचे की तरफ है, देख लो। और ये स्टोमेटा है, क्या है ये? स्टोमेटा, चाहे स्टोमा बोलो चाहे स्टोमेटा बोलो, बात है जो सिमिलर सिमिलर एक्चुअली एनसीईआरटी ने थोड़ा आगे पीछे लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं भाई मोनोकोट की लीफ का स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आया है और क्लियर हुआ है। अब आपको समझा देते हैं डिफरेंस कि भाई मोनोकोट की लीफ और डाइकोट की लीफ में क्या क्या डिफरेंस है। हालांकि हमने पूरी स्ट्रक्चर पढ़ ली है तो डिफरेंस ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन एक टेबल भी बना दी यहाँ पे। ये डोर्सी वेंट्रल है और ये कैसी है? आइसोबाइलेटरल। डोर्सल सरफेस वेंट्रल सरफेस अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे दोनों सरफेसेस कैसी है? आइसो है, सेम है। ये हाइपोस्टोमेटिक है, जो डाइकोट की लीफ है उसकी नीचे वाली सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा मिलते हैं। हाइपो का मतलब नीचे, स्टोमेटिक का मतलब स्टोमेटा, यहाँ पे नीचे की तरफ ज्यादा स्टोमेटा है भाई। ये एम्फी स्टोमेटिक है, एम्फी का मतलब बोथ, दोनों सरफेस पे इक्वल अमाउंट में यहाँ पे स्टोमेटा है, यहाँ पर इक्वल अमाउंट में, यहाँ पर नीचे वाली पे ज्यादा स्टोमेटा है। मोटर सेल यहाँ पर कभी नहीं होंगे, मोटर सेल कभी डाइकोट में होते ही नहीं है, ग्रासेस के अंदर होते हैं, जो मोनोकोट की एक कैटेगरी है बेसिकली। इन्हीं को आप बुल्ली फॉर्म सेल भी पढ़ा था अभी। मीजोफिल जो है यहाँ पर डिफरेंशिएट होता है पेलिसेड स्पंजी के अंदर, यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड है भाई। मीजोफिल के सेल्स जो है वो पेरेन्काइमा के सेल्स है, जो कि ऐसे ही पड़े हुए हैं, जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस भी है। वेन्स जो है वो यहाँ पे इरेगुलर होती है, बट यहाँ पे पैरेलली अरेंज होती है भाई। डाइकोट के अंदर वेन्स का डायमीटर वेरी करता है, यहाँ पर इतना वेरी नहीं करता है, ऑलमोस्ट सारी वेन्स सिमिलर होती है एक्सेप्ट मिड रिब। बात समझ में आती है क्या? आती है। जाइलम के वेसल्स का जो पॉइंट है ये आप स्किप कर सकते हो भाई, अभी है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करते हैं अपन, क्योंकि 2020 के बाद जो नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। पहले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था, लेकिन अब हो ही नहीं रहा, तो इतना करने की आवश्यकता है ही नहीं। जो आपको पढ़ा रहे हैं मोर देन सफिशिएंट एक्चुअली। जो बंडल शीथ होता है डाइकोट के अंदर कोलनकाइमा का बनेगा, याद रखोगे डीसी से, डाइकोट के अंदर कोलनकाइमा। हाइपोडर्मिस भी ऐसे ही याद कराया था, ये स्क्लेरेन्काइमा का बनेगा। एमसी मोनो एमएस है ना, एमएस डिग्री से याद कराया था। जो मोनोकोट है उसके अंदर स्क्लेरेन्काइमा का हाइपोडर्मिस और बंडल शीथ सेल और उसका एक्सटेंशन भी बनता है। बोलो बात समझ में आती है क्या? अच्छे से एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए लीफ के बारे में। जो डाइकोट की लीफ है उसके अंदर ऊपर क्या मिलता है बच्चे? अपर एपिडर्मिस, नीचे क्या है? लोअर एपिडर्मिस।
अपर एपिडर्मिस के नीचे पेलिसेड है, पेलिसेड के नीचे स्पंजी है, स्पंजी के नीचे पेलिसेड के कुछ स्ट्रक्चर बना दिए थे लेक्चर की स्टार्टिंग में, उनको थोड़ा सा ठीक करना। जो पेलिसेड है वो केवल ऊपर ही होता है, स्पंजी है वो केवल नीचे ही होता है। बात समझ में आती है क्या? हालांकि इतना आप रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो डायग्राम इस स्लाइड में ऐड नहीं हुआ है भाई, ठीक है, वो आपको समझाने के लिए ही बनाया था। यहां तक बने रहने के लिए ऑब्वियसली थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चिल देन गुड बाय।